हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और जैसा कि आपको पता है कि हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, उनके प्रमुख भाग, इन सभी का डिटेल स्टडी मैंने डिटेल इसके बारे में बता दिया है। सो आज का हमारा टॉपिक है युग्मक जनन। और आइए शुरू करते हैं युग्मक जनन। और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताना जरूरी है। देखिए, अगर मैं लैंगिक अंगों की बात करूं तो प्राथमिक लैंगिक अंग अगर पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय। पुरुषों में जो काम वृषणों का होता है वही काम स्त्रियों में अंडाशय का होता है। पुरुष में युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन के द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण, मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण होता है। वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं होती है? अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं, जिन्हें शुक्राणु जन्म कोशिका भी कहा जाता है, या फिर इसी को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। एक वचन की अगर आप बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम होता है। और शुक्र जनन के फलस्वरूप यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती कौन सी कोशिकाएं? नर जन्म कोशिकाएं, जिसको शुक्राणु जन्म कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम भी कहा जाता है, जो कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया के द्वारा युग्मक निर्माण होने की प्रक्रिया, जिसमें दोनों चीज़ें सम्मिलित हैं। नर जनन अंगों का बनना जिसमें आपका शुक्राणु, और मादा जनन अंगों का बनना जिसमें आपका अंडाणु सम्मिलित है। तो उसमें जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है वो केवल और केवल शुक्राणु के निर्माण करने से संबंधित है। जबकि कह रहा है किशोरावस्था के समय शुरू होती है, लगभग 12 to 13 एज, 12 to 13 या 12 से 13 साल की उम्र में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। शुक्रजनक नालिकाओं की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन के द्वारा, कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या में वृद्धि करती है। और वृद्धि करने के बाद प्रत्येक शुक्राणुजन कोशिका द्विगुणित हो जाती है। द्विगुणित का मतलब क्या हो गया कि अगर एक कोशिका है वो अपने आप में अगर उसने डिवीजन किया तो डिवीजन के पश्चात वो द्विगुणित हो जाएगी, यानी 2 कोशिकाओं की वृद्धि निर्माण करेगी या 2 कोशिकाओं की रचना करेगी। अब कहने की मतलब ये है कि 46 गुणसूत्र, एक कोशिका में कितने क्रोमोसोम की संख्या होती है? 46। लेकिन जब शुक्राणु जन्म कोशिकाएं होती हैं उनमें समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, या फिर जिसको मियोटिक डिवीजन भी कहा जाता है, जिसके कारण प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले क्या बनती है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहा जाता है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका केवल प्रथम बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनती है उसमें केवल एक बार विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसको बोलते हैं प्रथम शुक्राणु विभाजन या फिर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। और इस विभाजन को जब वो पूरा करती है तो पूरा करने के बाद दो समान अगुणित, अगुणित का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो कोशिकाएं होंगी उनमें क्रोमोसोम की जो संख्या होगी वो आधा होगी, यानी द्विगुणित नहीं होगी, आधा होगी। साफ साफ लिख रखा है कि प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं एक दूसरे से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुजरती हैं। किस विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन से। इसमें आपको एक बात महत्वपूर्ण ये ध्यान रखनी है कि जितना भी विभाजन हुआ है वो सब का सब अर्धसूत्री हुआ है, चाहे वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हों, चाहे जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के पहले की कोशिकाएं जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। 4 बार विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद अगुणित शुक्राणु पशु बनते हैं, जिसको स्पर्मेटिड कहा जाता है, शुक्राणु प्रसु। ठीक, अब ये जो शुक्राणु प्रसु हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आप जरा ध्यान से सुनिएगा और इस बात का जवाब देने का प्रयास करिएगा। मैं आपको बता भी दे रहा हूं, अगुणित होगी, क्योंकि इनमें क्रोमोसोम की जो संख्या होगी वो आधी होगी। इस बात का वो ये कह रहा है कि शुक्राणु प्रसु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो गुणसूत्रों की संख्या आधी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु प्रसु कोशिकाएं रूपांतरित होकर शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु प्रसु कोशिकाएं रूपांतरित होकर शुक्राणु का निर्माण करती हैं, वह प्रक्रिया शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु के शीर्ष पर सरटोली कोशिकाओं में से एक कोशिका अंतःस्थापित हो जाती है। सरटोली कोशिकाएं और लीडिंग कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से जो सरटोली कोशिका है वो उसके अंतः शीर्ष पर स्थापित होगी या एम्बेडेड हो जाएगी। एम्बेडेड का मतलब क्या हुआ? धंस जाना। और अंत में जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु का शुक्रजनक नालिकाओं से मोचन यानी रिलीज होते हैं,
उस प्रक्रिया को वीर्यसेचन कहा जाता है। देखो समझदारी वाली बात या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, वीर्यसेचन का मतलब हो गया कि ड्यूरिंग अ सेक्स यानी संभोग के समय फीमेल की वजाइना में डिस्चार्ज करना स्पर्म को। तो वीर्यसेचन के समय इनको क्या कहा जाता है, कौन सी नालिका इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है, शुक्राणुजनक नालिका, या इसको शुक्राणुजनक नालिका भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब स्पर्मेटोगोनिया में विभाजन होता है तो 4 शुक्राणु परशु कोशिकाएं बनती हैं। कितनी शुक्राणु परशु कोशिकाएं बनती हैं, 4। देखिए ये शुक्रजनक नालिका का आरेखीय काट है। सबसे निचली वाली जो लेयर है उसके ऊपर ये जो लंबी वाली धागे जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं या फिर ये गोल संरचनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, इन्हीं को बोला जाता है शुक्राणुजन। और शुक्राणुजन कोशिकाएं किस में रूपांतरित होते हैं, शुक्राणु में। सबसे पहले की बात करूं, ये शुक्राणुजन कोशिकाएं और इसके बीच में उपस्थित हैं सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं उपस्थित हैं, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या है, पोषण प्रदान करना। अब ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, इनके फलस्वरूप इन्होंने क्या किया कि प्राथमिक शुक्राणु परशु कोशिका या प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण किया। प्राथमिक शुक्र कोशिका ने द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण किया और द्वितीयक शुक्र कोशिका शुक्राणु पूर्व यानी शुक्राणु पशु में रूपांतरित हो गई और शुक्राणु पशु से ये किस में रूपांतरित हो गया, आपका शुक्राणु में। सो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है, शुक्राणु। कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आगे क्या कह रहा है कि शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है वो किशोरावस्था या यौनारंभ के समय होने लगती है। किशोरावस्था में जब बालक की आयु 12 से लेकर 18 साल के बीच में होती है, उस समय आपके बॉडी में किशोरावस्था की अवस्था होती है, जिसको यौना आरंभ भी कहा जाता है। इस दौरान आपके शरीर में शुक्राणुओं की प्रक्रिया या शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं। क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रापिन रिलीजिन हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं जीएनआरएच, एग्जाम की दृष्टि से जीएनआरएच हार्मोन पर टिप्पणी और इसका फुल फॉर्म दोनों महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ ले 1 या 2 नंबर में लिखने के लिए, या फिर ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से रिलीज होती है, किस पार्ट से। क्या नाम है इसका, गोनेडोट्रापिन, GNRH, गोनेडोट्रापिन रिलीजिन हार्मोन्स कहते हैं। गोनेडोट्रापिन रिलीजिन हार्मोन्स के स्तर में वृद्धि होती है और वृद्धि के कारण यह पीयूष ग्रंथि या फिर उसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। मतलब अगर आपके बॉडी में गोनेडोट्रापिन से निकलने वाले हार्मोन्स का लेवल बढ़ा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन्स, 2 गोनेडोट्रापिन हार्मोन्स, जिसको पीतपिंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH बोलते हैं, और दूसरा हमको पता है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं FSH। यानी 2 हार्मोन्स निकालेगा, एक LH और दूसरा FSH। और जब LH और FSH दोनों को निकालेगा उसके बाद क्या होगा, LH हार्मोन्स जो है वो लीडिंग कोशिकाओं पर काम करेगा और एंड्रोजन्स के संश्लेषण व स्त्रावण को उद्दीपित करेगा। इसके बदले जो दूसरा आपका पुंजन कोशिकाएं हैं वो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करेंगी, जिसके फलस्वरूप शरीर में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो ही आपके शरीर में शुक्राणु का निर्माण हो सकेगा। फिर आता है कि जो दूसरा वाला हार्मोन था जिसको बोलते हैं FSH, यह सर्टोली कोशिकाओं पर काम करता है और कुछ घटकों को निकालता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। मतलब सर्टोली कोशिका का काम क्या है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करना। अब अगर आप किसी शुक्राणु को लेकर और उससे एक माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या क्या दिखाई देगा, सबसे पहले उसका शीर्ष दिखाई देगा, हेड, दूसरा ग्रीवा यानी नेक, एक मध्यखंड दिखाई देगा, एक पूंछ दिखाई देगी। ये 4 संरचनाएं आपको दिखाई देंगी और एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काय यानी बॉडी को चारों तरफ से घेरे रहेगी। शुक्राणु के शीर्ष पर एक दीर्घीकृत इलांगेटेड अगुणित केंद्रक पाया जाता है। अगुणित केंद्रक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो। कितनी हो, आधी हो। क्रोमोसोम की संख्या आधी हो उसे अगुणित बोलेंगे। तथा इसका अग्रभाग एक टोपी नुमा संरचना से आवृत होता है। टोपी नुमा संरचना से, अभी अग्रपिंडक कहा जाता है। इस टोपी नुमा संरचना से आवृत संरचना को क्या बोला जाता है, अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम। अग्रपिंडक उन प्रकिंडों से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन से में मदद करते हैं।
फिर कह रहा है कि शुक्राणु के मध्यखंड में असंख्य, जो मध्य भाग होता है उसमें असंख्य माइट्रो सूत्रकणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, जो कि पूंछ को गति प्रदान करती हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना एटीपी के रूप में, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आपने जब कोशिका संरचना पढ़ी होगी या कोशिका और उसकी विस्तृत संरचनाओं का अध्ययन किया होगा तो आपको पता चला होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, और इसका काम क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना। तो ये पूंछ को गति प्रदान करेगी, जिससे शुक्राणु वजाइना में आगे बढ़ेगा और अंडाणु से मिलकर निषेचन करेगा। निषेचन करने के बाद द्विगुमनज का निर्माण करेगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता, निषेचन के लिए गतिशीलता प्रदान करता है और उसको सुगम बनाता है। मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन मतलब समसेक्स या संभोग के दौरान, पुरुष लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु एक बार में वीरसेचन यानी स्खलन जिसे बोलते हैं, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिलता है, बाकी जो है वो नष्ट यानी बेकार माने जाते हैं। अबंधता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार के और आकृति वाले होते हैं। 60% की आकार और आकृति क्या है, समान। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता दिखाते हैं, और जो जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता दिखाते हैं उनमें से जो सबसे पहले अंडाणु से मिलेगा वही निषेचन करेगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ये है एक शुक्राणु की संरचना है। ये वाला जो रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है इसको पूंछ बोलते हैं यानी टेल। उसके ऊपर ये जो मिडिल वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मध्यखंड बोलते हैं इसको। और मध्यखंड में क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, इस पूंछ को ऊर्जा प्रदान करना ताकि ये आप फीमेल के वजाइना में तैरता हुआ आगे बढ़ सके और अंडाणु से मिलकर निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करा सके। ये पॉइंट ग्रीवा है, और ग्रीवा क्या है, हेड और मध्यखंड के बीच का भाग है। ये जो रीजन है ये शीर्ष यानी हेड कहलाता है। सबसे आगे वाले भाग को जीवद्रव्य कला यानी प्लाज्मा झिल्ली से युक्त होता है, जिसे अग्रपिंडक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको एक्रोसोम भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है, जबकि एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये अगुणित है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर आधी है। अब आगे बात सुनिए, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया अभी प्रारंभ हुई है, मतलब समाप्ति की तरफ नहीं है या फिर समाप्त नहीं हुई, इसलिए चीज़ों को हम बहुत बारीकी से अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शुक्रजनक नालिकाओं से मोचित यानी रिलीज होने वाले शुक्राणु सहायक नालिकाओं के द्वारा निकलने वाले शुक्राणु सहायक नालिका की सहायता से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वजाइना में ट्रेवल करते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि का स्त्रावण भी आवश्यक होता है। अधिवृषण, वृषण के ऊपर पाई जाने वाली छोटी सी संरचना शुक्रवाहक, इसको शुक्रवाहिनी नली बोलते हैं। शुक्राशय जिसमें शुक्राणु स्टोर होता है, और पुरुष ग्रंथि, इन सभी से निकलने वाले जो स्त्रावण हैं यानी जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट हैं वो शुक्राणु के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। फिर आगे कह रहा है कि शुक्राणु प्लाज्मा से मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। वीर्य, स्पर्म, शुक्राणु क्या करता है, प्लाज्मा से मिलकर वीर्य का निर्माण करता है, जिसे सीमेन बोला जाता है। पुरुष की सहायक नालिकाओं और ग्रंथियों के कार्यों को वृषण हार्मोन्स एंड्रोजेंस बनाए रखता है। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनक कहते हैं। देखो, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन और अंडाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को अंडजनन बोला जाता है, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। भैया उसमें शुक्राणु बन रहे हैं, इसमें अंडाणु बन रहे हैं, तो क्या भिन्न नहीं होगा? उसमें पुरुष वाले का भाग है। शुक्राणु क्या बनेगा, पुरुष की बॉडी में बनेगा, और अंडाणु क्या बनेगा, महिला की बॉडी में बनेगा। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान होती है, जब कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी, जिसको बोलते हैं ऊगोनिया, प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती हैं। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। जब मादा अपने माँ के गर्भ में होती है उसी समय उसके अंडाशय में बहुत सारी ऊगोनियों का निर्माण होता है, लेकिन जब जन्म हो जाता है तो उसके निर्माण और परिपक्वन की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, जिससे अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता। वो एक निश्चित समय पर यौनारंभ, जिस प्रकार पुरुषों में, जिस प्रकार लड़कों में यौनारंभ होता है, उसी प्रकार लड़कियों या फिर महिलाओं, जो भी आप जैसा भी स्पष्टतम समझ सकें, उनमें भी प्रक्रिया होती है, तो उस समय निर्माण होता है वो प्रक्रिया।
फिर आगे कह रहा है कि कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट, जिसको प्रोफेज फर्स्ट बोलते हैं, में प्रवेश होती है। इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती, इन्हें प्राथमिक अंडक कहा जाता है। कौन सा अंडक कहा जाता है इन्हें? प्राथमिक अंडक। इसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं, जिसको ग्रेन्युलोसा सेल्स कहा जाता है, की परत से घिर जाता है। जो प्राथमिक अंडक बना वो ग्रेन्युलोसा सेल से घिर गया। अब इन्हें प्राथमिक पुटक नाम दे दिया जाएगा। एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों से भारी मात्रा में जन्म से यौनारंभ तक ह्रास होता है, कमी आती है। जन्म से लेकर यौनारंभ तक, जब तक यौनारंभ की प्रक्रिया नहीं होगी उसमें तब तक प्राथमिक पुटक की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होगी, यानी ह्रास होगा। इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक बचते हैं। जब तक पुरुष महिलाओं के शरीर में जब यौनारंभ होता है उस समय, जैसे जन्म से लेकर यौनारंभ होने तक तो उनकी ह्रास होगा, तो जब वो मैच्योरिटी होगी यानी जब पीरियड स्टार्ट होगा उस समय लगभग 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक उनके शरीर में शेष बचेंगे। यही प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं और एक नए प्रावरक जिसको थिकल स्तर से घिर जाते हैं, जिसे द्वितीयक पुटक कहा जाता है। मतलब एक मोटी सी लेयर अगर प्राथमिक पुटक के ऊपर बन गई तो इसे क्या नाम दे देंगे हम? द्वितीयक पुटक। ये क्या है? अंडाशय के आरेखीय काट। देखो ये अंडाशय, अंडाशय मतलब फीमेल भाग है, लगभग बादाम के आकार का होता है, जिसका काम क्या है? अंडाणुओं का निर्माण करना। ये तो रुधिर वाहिनी दिखाई दे रही है भैया आपको, यही है प्राथमिक पुटक। ये पीत पुंड जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, ये है तृतीयक पुटक, ये है ग्राफी पुटक। और ग्राफी पुटक से परिपक्वन के दौरान किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण काम है अंडाशय का वो है अंडाणुओं का निर्माण करना। अब यहाँ थोड़ा ग्राफिकल वे में समझिए। यौनारंभ होने पर जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं और क्या बनाती है? प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। प्राथमिक शुक्र कोशिका में फिर से प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है और क्या बनता है? द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बोलते हैं शुक्राणु परशु बनते हैं या शुक्राणु पूर्व बनते हैं, और इसमें विभाजन की प्रक्रिया से निर्माण होता है शुक्राणु का। इसको इस तरीके से ग्राफिकल वे में बताया गया, इस तरीके से डायग्रामेटिकल वे में बताया गया है। प्रति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन अगर आप द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की बात करें तो प्रति कोशिका 23 होती है, और अगर शुक्राणु की बात करें तो उसमें भी प्रति कोशिका शुक्राणुओं की संख्या 23 होती है, मतलब ये अगुणित होते हैं। अब अगर अंडजननी की बात करें जिसका काम क्या है? अंडाणुओं का निर्माण करना, तो अंडजननी के समय प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्रथम बार अर्धसूत्री विभाजन होने से प्राथमिक अंडक बनेगा, और प्राथमिक अंडक में पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। यानी प्राथमिक अंडक में क्या होगा? पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके समाप्त होते ही द्वितीयक अंडक का निर्माण होगा। लेकिन ये जो प्राथमिक अंडक और द्वितीयक अंडक के बीच का समय है ये जन्म से लेकर यौनारंभ तक होता है, क्योंकि जन्म से लेकर यौनारंभ तक प्राथमिक पुटक जो बने थे उनमें ह्रास होता है, यानी कमी होती है। ये ध्रुवीय पिंड जिसको सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलते हैं। फिर क्या है? जो द्वितीयक अंडक आपका निर्मित हुआ वो धीरे धीरे आपका रूपांतरित हो जाएगा अंडाणु में, और ये रूपांतरित हो जाएगा द्वितीयक ध्रुवीय अंड में। अब अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिला दो। अगर ये दोनों प्रक्रियाएं सेम नहीं हुई, मतलब ये दोनों चीजें आपस में मिल गई, तो उस मिलने की प्रक्रिया को हम साधारण भाषा में क्या नाम दे देते हैं? निषेचन। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? निषेचन। शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन, जबकि अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंडाणु जनन। आगे क्या कह रहा है कि द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में रूपांतरित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी हुई एंट्रम, तरल से भरी हुई गुहा को एंट्रम नाम दिया जाता है। इसका एक विशिष्ट लक्षण यह है कि यह थीका लेयर, जिसको हम बोलते हैं अंतर प्रावरक, थीका एक्सटर्ना और थीका लेयर। देखो प्रावरक स्तर को बोलते हैं थीका लेयर, और एक होता है अंतर प्रावरक यानी थीका इंटरना, और दूसरा होता है बाह्य प्रावरक यानी थीका एक्सटर्ना से गठित होता है। दो प्रकार के लेयर, एक थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना। इस समय आप, ये तो बेकार है, एनसीईआरटी से लिखवाया गया है, यहां देखो, यहां समझो। तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है, और वृद्धि से इनका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है,
और एक असमान विभाजन होने के कारण अगुणित द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाता है और जिससे प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। द्वितीयक अंडक से जो द्वितीयक अंडक निर्मित हुआ था उस द्वितीयक अंडक से प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रदब यानी साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित करके रखता है ताकि जब अगला विभाजन हो तो ये प्रक्रियाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहें। अब देखो क्या करा है कि जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री, तो प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण हुआ और अधिक विभाजन होने के कारण इसमें ह्रास यानी कमी होती है। जब कमी होगी तो सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व होगा। प्राथमिक पुटक परिवर्तित हुआ द्वितीयक पुटक में, द्वितीयक पुटक परिवर्तित हुआ तृतीय पुटक में, जो आगे चलकर परिपक्व होगा और ग्राफी पुटक में रूपांतरित हो जाएगा। और द्वितीयक अंडक जो बना था वो अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है जिसे पारदर्शी आवरण यानी अंडावरण यानी जोना पेल्यूसिडा बोला जाता है। अब जो ग्राफी पुटक बना था वो फटकर द्वितीयक अंडक यानी अंडाणु को अंडाशय से मोचित करेगा और मोचित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन यानी अंड जनन। क्या आप शुक्रजनक और अंडजनन के बीच प्रमुख अंतर को बता सकते हैं? ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर करिएगा। आपको अंतर बताना है शुक्रजनन और अंडजनन के बीच। मैं एक लाइन में आपको ये अंतर बता देता हूँ। शुक्राणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को शुक्रजनन तथा अंडाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अंडजनन। अब बात आती है आर्तो चक्र की। आर्तो चक्र क्या है? मादा प्राइमेट देखो, मादा प्राइमेट यानी बंदर, कपी और मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तो चक्र कहा जाता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल MC इसी को बोलते हैं, इसी को पीरियड बोलते हैं और इसी को बोलते हैं आर्तो चक्र। सामान्य भाषा में मासिक धर्म या माहवारी भी कहा जाता है। प्रथम ऋतुस्राव को कहते हैं रजोधर्म और जब लास्ट टाइम होता है तो इसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति यानी रजो दर्शन। जब पहली बार किसी को पीरियड आएगा तो उसे बोलेंगे रजो दर्शन और जब आखिरी बार आएगा तो उसे बोलेंगे रजो निवृत्ति। पहली बार कब आएगा? जब यौन आरंभ होगा। पर स्त्रियों में जो आर्तो चक्र होता है लगभग 28 से 29 दिनों पर दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच का घटना चक्र को आर्तो चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक आर्तो चक्र के मध्य एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं और आर्तो चक्र की प्रमुख घटनाओं को आर्तो चक्र की प्रावस्था जब शुरू होती है तो रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। रक्तस्राव होता है और कब तक जारी रहता है? 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर एंडोमेट्रियम की परत और उसकी रक्तवाहिनियों का नष्ट हो जाना है, जो एक तरल का रूप लेकर धारण करके योनि से वजाइना से बाहर निकलता है, जिसे रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि अंडाणु का निषेचन हो जाएगा तो गर्भधारण हो जाएगा और अगर गर्भधारण हो जाएगा तो उस कंडीशन में आर्तो चक्र नहीं होगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप जरा देखिए। जैसे मान लीजिए रजोदर्शन या मासिक धर्म महामारी हुई है 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ये 15 दिन। ऋतुस्राव हुआ दिवस जिसमें गर्भाशय का जो पेशीय स्तर है वो टूटा, जिसमें पुटकीय प्रावस्था या प्रचुरोद्भवन की प्रावस्था दोनों दिखाई गई। क्या हुआ कि इस दौरान उसके शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल घटा था और प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल घटा था, यानी पुटक से क्या हुआ, धीरे धीरे अंडाणुओं का मोचन हुआ। इस दौरान दोनों का लेवल घटा था और जो FSH का लेवल था यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH, इसको बोलते हैं LH, इन दोनों का महत्वपूर्ण आपके लिए जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। इन दोनों का हार्मोन्स घटा, लेकिन जब 15वें दिन हुआ, क्योंकि भैया अगर मैं बात करूं 28 दिन की ये आर्तो चक्र है तो लगभग 14 दिन के बाद फिर से दोहराया जाएगा। 14 दिन का 2 छठ बना लिया जाए
तो 14 दिन के बाद क्या होगा कि फिर से जो LH का लेवल है वो बॉडी में बढ़ेगा और FSH का लेवल भी बॉडी में क्या होगा, बढ़ेगा, जैसा कि इसमें भी दिखाया गया है। अब इन दोनों का लेवल बढ़ेगा तो फिर से वो लेयर बनेगी, क्योंकि अगले 14 दिन के बाद फिर से उस लेयर को टूटना है और पीरियड्स यानी आर्तो चक्र के रूप में फिर से कंटिन्यू करना है। इसको बोलते हैं हासी पीत पिंड, इसको बोलते हैं वर्धनशील पीत पिंड।